जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। हम जो भी ज्योमेट्री पढ़ते हैं ना, वो यूक्लिड्स ज्योमेट्री ही होती है। और आज हम उसके बेसिक्स पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। क्या होती है यूक्लिड ज्योमेट्री, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ, सबसे पहले तो ज्योमेट्री क्या होती है। जियो, जियो यानी पृथ्वी, अर्थ। मीट्रिन, मीट्रिन मीन्स मापना, मेजरमेंट। ओके। मेंसुरेशन सुना है ना, मेंसुरेशन क्षेत्र मिति, हिंदी में कहते हैं क्षेत्र मिति यानी एरिया को नापना। क्या हुआ, आपने मनुष्य जो है ना, उसका प्राकृतिक स्वभाव है हक के लिए लड़ना, थोड़ा सा लालच करना, ये अपना बेसिक नेचर है ना। तो जैसे पुराने ज़माने में लोग रहते थे, उनको मेजरमेंट्स तो मालूम नहीं थे, वो ऐसे निशान लगा लगा कर अपनी ज़मीन डिसाइड करते थे, भाई यहाँ से यहाँ तक मेरी, यहाँ से यहाँ तक तेरी, आराम से रहते थे। अब जो नदी के पास रहते हैं, नदी में बाढ़ आई, सारी उनकी निशानी मिटा दी। अब बड़ी प्रॉब्लम, कैसे क्या करें। तो ये जो अपनी ज्योमेट्री निकली है ना, ये ज़मीन को नापने के हिसाब से सबसे पहले निकली है। उसके बाद तो वो बहुत आगे के काम कर रही है, आप जानते हैं, लेकिन जो बेस है ना ज्योमेट्री का, वो यहीं से शुरू हुआ है। ठीक है। ज्योमेट्री की जो प्रोग्रेस हुई है ना बच्चों, वो बार्सिलोना, बेबीलोनिया, मिस्र, चाइना, भारत, यूनान, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हुई है, सबसे ज़्यादा। ठीक है ना। जैसे कि अन्न भंडार रखे जाते हैं ना, जैसे आपको मैंने एक बार पहले भी बताया था। जैसे कि कोई चीज़ आपने डाली तो वो ऐसे शेप ले लेती है, उसको पिरामिड की शेप कहते हैं। बेस तो खूब बड़ा होगा और टॉप पर एक पॉइंट होगा, है ना, इसको पिरामिड्स कहते हैं। पिरामिड्स, अगर बेस कैसा भी पॉलीगन है तो उसके जो सरफेसेस होती हैं वो ट्रायंगुलर होती हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज होती हैं। खैर अभी मैं उस पर नहीं जा रही हूँ, लेकिन कुल मिलाकर पिरामिड्स भी नापे जाते थे। यही ज्योमेट्री यहाँ से शुरुआत हुई है, खासतौर से पिरामिड से और ज़मीन को नापने से। ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ बच्चों। अपने हिंदुस्तान में, अपने इंडिया में, भारत में, है ना, वैदिक पूजा होती थी, अग्नि कुंड बनते थे, वेदियाँ बनती थी। पता है, वो भी इतने ज़्यादा मेजरमेंट्स के साथ बनती थी कि जो मतलब दियों की जो रचना होती थी, परिशुद्ध ज्यामितीय विधियों का उपयोग किया जाता था, परंतु उससे संबंधित सिद्धांतों की कहीं कोई चर्चा ही नहीं होती है। ठीक है ना। आपको पता है ऋग्वेद है, ऋग्वेद में श्री यंत्र है, 9 समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु समझते हैं, आइसोसेलेस 9 है। ठीक है। और इतने बढ़िया तरीके से बने हैं, कभी आप देखना श्री यंत्र को। हाँ, और उसमें 43 छोटे बड़े त्रिभुज छुपे हुए हैं। ऋग्वेद, अथर्ववेद में है, सॉरी, नॉट ऋग्वेद में, इट इज इन अथर्ववेद। अथर्ववेद में श्री यंत्र है। ठीक है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि अपने भारत में भी बहुत ज़्यादा ज्योमेट्री का प्रचार प्रसार हुआ, डेवलपमेंट हुआ, लेकिन नाम नहीं आता है। आपने पढ़ी है पाइथागोरस प्रमेय, लेकिन वो पाइथागोरस नहीं है, वो बोधायन प्रमेय है। बोधायन नाम के हिंदुस्तानी मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बनाई थी। उसको थोड़ा सा सुधार करके पाइथागोरस ने उसको अपने हिसाब से चेंज कर लिया और नाम पाइथागोरस का हो गया। 200 वर्ष के बाद, पता है आपको, पाइथागोरस उस समय पैदा भी नहीं हुए थे जब पाइथागोरस प्रमेय बन गई थी। ये है अपने हिंदुस्तान की विडंबना। खैर छोड़िए ये सब बातें, लेकिन ये बताना भी ज़रूरी है। आप यूक्लिड ज्योमेट्री का जो चैप्टर पढ़ेंगे उस स्टार्टिंग में उन्होंने भी सारी ये बातें आपको बताई हैं, आप स्वयं पढ़िएगा ज़रूर। पहले अच्छा क्या होता था कि आपने और हमने बात की और बस हो गई बात, उसको नोट कहाँ करें। ताड़ नाम का एक पेड़ होता है, ताड़, उसकी पत्तियों पर, ऐसे मैंने खुद देखी हुई है वो ताड़ की पत्तियाँ, उस पर लिखी जाती थी ये चीज़ें। हाँ, तो बेबीलोनिया में, रोम में, भारत में, ये सब पे हुआ तो सही, लेकिन इतना अव्यवस्थित था, इतना मिसमैनेजमेंट था, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये देखिए, ये मैंने लिख के भी रखा है, सुलभा सूत्र। सुलभा सूत्र करके बेटा अपने यहाँ भी एक बुक बनी है जिसमें ये सब चीज़ें मैथमेटिक्स से रिलेटेड, ज्योमेट्री से रिलेटेड लिखी गई हैं, लेकिन उनका ज़्यादा जिक्र है नहीं। बोधायन प्रमेय मैंने आपको बताई दी, पाइथागोरस के नाम से फेमस है, लेकिन वो बोधायन है। अब क्या हुआ, ये जो सब बिल्कुल बिखरा बिखरा सा था ना, क्या हुआ कि मिस्र में एलेक्जेंड्रिया करके एक जगह है, वहाँ पे गणित के एक शिक्षक यूक्लिड थे।
ठीक है, यूक्लिड जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। मिस्र में अलेक्जेंड्रिया के गणित के शिक्षक थे यूक्लिड। उन्होंने क्या किया, ये जो सब बिखरा बिखरा था ना उसको समेटा, एक सूत्र में बांधा। ठीक है, उन्होंने क्या किया, ये सब चीजें अपनी एक जगह उन्होंने रखी, एक जगह वो उन्होंने बनाई, बुक बनाई, उसका नाम रखा एलिमेंट्स। याद रहेगा क्या नाम है, एलिमेंट्स। उस एलिमेंट्स नाम की जो बुक थी ना उसमें 13 चैप्टर्स हैं, 13 चैप्टर है। ठीक है, और हर चैप्टर को कहा जाता है बुक। हर चैप्टर का नाम रख दिया बुक, किताब, पुस्तिका। ठीक है, और ये जो बुक है ना, इसका जो पहली बुक है यानी कि जो पहला चैप्टर है उसमें 23 परिभाषाएं दी गई हैं, 23 डेफिनेशंस आपको दी गई हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। एक बार और बता दूं, यूक्लिड नाम के जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने एलिमेंट्स नाम की बुक लिखी। उस एलिमेंट्स नाम की बुक में 13 चैप्टर हैं, 13 चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर को बुक कहते हैं, और जो पहली बुक है, पहली पुस्तिका है, उसमें 23 डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं हैं। ठीक है, इतना मैंने अभी आपको बताया। अब क्या हुआ, ये जो डेफिनेशंस थी, जब वो कोई डेफिनेशन लिखते थे तो उस डेफिनेशन में यानी उस परिभाषा में ही कुछ शब्द ऐसे आ जाते थे जो किसी ने सुने ही नहीं होते थे। अब उसकी परिभाषा बताओ, है ना, तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया, 3 चीजें ऐसी ली, पॉइंट यानी बिंदु, रेखा यानी कि लाइन, तल यानी कि प्लेन। ये 3 चीजें अनडिफाइंड मान ली, अपरिभाषित पद, यानी कि हम जो भी परिभाषा बताएंगे उसमें अगर ये 3 चीजें आती हैं तो उसको हम ले लेंगे, मतलब हम उस पर बहस नहीं करेंगे कि अरे भैया ये तो बता दो बिंदु क्या होता है, अरे भैया ये तो बता दो रेखा क्या होती है। ये हम पहले से मान लेंगे कि हमको मालूम है, और वो आपको मालूम भी है, हम आपको बता रहे हैं। बिंदु क्या होता है, देखो पॉइंट क्या होता है, ये जो पेन है ना इससे मैंने एक डॉट लगा दिया। अब ये तो दिख रहा है आपको, जो एक्चुअल डॉट होता है ना, एक्चुअल डॉट, वो आपको दिखेगा भी नहीं, आपकी नेकेड आइज से वो आपको दिखेगा नहीं। तो इस तरीके से हम ये मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, इसकी ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना मोटाई है, ये दिखता भी नहीं है, लेकिन 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 ये है ना। तो अब हमें जब सवाल करने हैं तो हम जो न दिख रही हो चीज़ उससे कैसे करेंगे, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा मोटा बना लेते हैं, तो हमारे लिए बिंदु बन जाता है। ये बिंदु है जी, है ना। इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ये 0 रेडियस का सर्कल है। अब रेडियस क्या होती है, सर्कल क्या होता है, पहले बिंदु पता होगा तब हम वहाँ पर पहुँचेंगे। तो बिंदु को हम ये मान लेते हैं कि ये अपरिभाषित पद है, इसकी परिभाषा बनाना मुश्किल है, हाँ, लेकिन हम जानते हैं कि बिंदु होता क्या है। ठीक है, ऐसे ही आ जाइए रेखा। रेखा एक लंबी सी चीज है कुछ, है ना, उसकी मोटाई नहीं है। रेखा जो है ना, लाइन जो है ना, वो एक लेंथ है लेकिन उसकी ब्रेड्थ नहीं है। आप भी जानते हैं लाइन ये होती है ऐसे, ठीक है, और ये दोनों तरफ इनडेफिनेटली जा सकती है, अनंत तक ये जा सकती है, इसको हम लाइन कहते हैं। ठीक है, ये ब्रेडथलेस लेंथ है। ठीक है, चौड़ाई रहित लंबाई, एक ऐसी लंबाई जिसमें चौड़ाई नहीं है। अब ये लंबी कैसे हुई, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए वो लंबी होती चली गई। तो ये जो लाइन है, इट इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स अरेंज्ड इन स्ट्रेट मैनर, यानी कि कुछ पॉइंट्स तो सीधी खड़े हुए हैं, वो लाइन बना रहे हैं ऐसे। ठीक है, क्लास में बच्चों को लाइन से खड़ा कर दो, लाइन बन गई, हर बच्चे को समझो पॉइंट है ऐसे। तो इसको भी जब ये कहीं आएगा ना तो हम मानकर चलेंगे कि हाँ ये हमको आता है, हम बहस नहीं करेंगे, मैडम बताओ रेखा क्या होती है, मालूम है। ठीक है, अब आता है बच्चों तल। अच्छा, ये रेखा होती है, रेखा में पॉइंट्स होते हैं। ये जो तल होता है ना, प्लेन, प्लेन में लाइंस होती हैं, लाइंस में पॉइंट्स होते हैं, प्लेन में लाइंस होती है, समझे। अब जैसे ये मेरा कागज़ है बच्चों, ये प्लेन है, इस समय ये प्लेन है, जहाँ पर हम काम कर रहे हैं ना वो प्लेन है, समझे मेरी बात। अगर मैं कॉपी पे काम करना शुरू तो कॉपी मेरा प्लेन है, अगर मैं टेबल पर काम करना शुरू करूँ तो टेबल मेरा प्लेन है, ऐसे हम जहाँ भी काम कर रहे हैं वो हमारा प्लेन है। अब सुनिए, अब प्लेन में क्या होता है, लाइंस होती, मैं पहले बता दिया। पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, ना ये लंबा होता है, ना ये मोटा होता है, ना ये चौड़ा होता है। ठीक है, लाइन कैसी होती है, इसमें एक डायमेंशन, डायमेंशन को हिंदी में कहते हैं विमा, विमा। ठीक है, तो ये इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती,
इसकी एक होती है बच्चों, और जो प्लेन होता है ना इसकी दो डायमेंशंस होती हैं। देखो ये है, एक ये है ना, दो डायमेंशंस है कि नहीं। तो जो जिसकी दो डायमेंशंस होती हैं वो प्लेन फिगर्स होते हैं, प्लेन होता है वो, ठीक है। अभी हाल फिलहाल प्लेन होता है, ठीक है। तो अब ये तीन अपरिभाषित शब्द हैं। कोई आपसे पूछे कि अपरिभाषित शब्द क्या है तो आप बोलेंगे तीन है, बिंदु, रेखा और तल, पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। इतना क्लियर हुआ। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अगली चीज है बच्चों ये देखिए, अब ये अगली चीज आ गई। ये दिख रहा है आपको, सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य, ठीक है। ये सेंटेंस स्टेटमेंट कब बनता है? स्टेटमेंट को कहते हैं कथन। ये वाक्य है, ये कथन है। क्या फर्क है बाबा? चलो मैं बताती हूँ। मैंने बोला क्या मस्त हवा चल रही है, ये सेंटेंस है। मुझे मस्त लग रही है क्योंकि मेरा मूड अच्छा है। किसी का मूड खराब है तो उसको वही हवा खराब लग रही है ना। तो मस्त वर्ड को हम डिफाइन नहीं कर सकते ना। क्या मस्त हवा चल रही है, ये सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट क्या है? हवा चल रही है, ये पक्की बात है कि हवा चल रही है। तो स्टेटमेंट क्या होते हैं? जो या तो सच हो या झूठ हो, बीच के ना हो, ये मतलब है। स्टेट सेंटेंस कैसा भी हो सकता है, ठीक है। स्टेटमेंट्स या तो ट्रू होते हैं या तो फॉल्स होते हैं। अगर मैंने बोल दिया कि 2 + 2 = 4, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अगर मैंने बोल दिया 2 + 2 = 5, ये भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है लेकिन फॉल्स है। बस इतना सा फर्क है। 2 + 2 = 4 ट्रू है, 2 + 2 = 5 फॉल्स है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट है। आप सुनते हो ना जब अपन टीवी पे कुछ देखते हैं, सीरियल देखते हैं, पिक्चर देखते हैं या कुछ क्राइम एपिसोड्स देखते हैं, तो पुलिस स्टेटमेंट लेने आती है। आपका मीन्स जिनकी बात हो रही है, स्टेटमेंट लिया जाता है ना। हमने गवाह का स्टेटमेंट लिया तो सेंटेंस तो नहीं लिया ना, सेंटेंस थोड़ी लेते हैं, स्टेटमेंट लेते हैं। स्टेटमेंट सॉलिड बात होती है, आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर स्टेटमेंट गलत होता है तो स्टेटमेंट देने वाले को पनिशमेंट भी मिलती है। सेंटेंस और स्टेटमेंट में ये फर्क है। एक आध चीज एग्जांपल और ले लूं। जैसे मैंने ये लिख दिया कि क्लास के सभी होशियार बच्चे बाहर आ जाएं। अब होशियार इन व्हाट सेंस? बड़ी प्रॉब्लम है। होशियार से क्या मतलब है आपका? गणित में होशियार, हिंदी में होशियार, पढ़ने में होशियार कि लड़ने में होशियार, है कि नहीं? तो ये सेंटेंस है ना। अगर मैं बोल दूं कि जिन बच्चों के मैथ्स में 80 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं वो बाहर आ जाएं, तो ये सॉलिड बात हो गई। समझ में आ गई सेंटेंस और स्टेटमेंट में डिफरेंस। अब स्टेटमेंट आगे जाकर तीन हिस्सों में बट गया। एक बन गया बच्चों एक्सियोम, एक बन गया पोस्टुलेट, ठीक है, और एक बन गई थ्योरम। ओके, अब मैं इसको बताऊं आपको हिंदी में क्या कहते हैं। एक्सियोम को हिंदी में कहते हैं अभिग्रहित, अभिग्रहित, ठीक है। पोस्टुलेट को कहते हैं अभिधारणा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश में लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्सियोम होता है बच्चों अभिग्रहित, पोस्टुलेट भी ऐसा ही मिलता जुलता नाम है, अभिधारणा। और थ्योरम तो आप जानते हैं प्रमेय होता है ना। और कॉरोलरी होता है उपप्रमेय, ऐसे, ठीक। चलिए अब मैं आपको बताऊं ये होते क्या है। एक्सियोम और पोस्टुलेट एक जैसी बात है। ये दोनों सेल्फ स्टेटेड स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि स्वयं सिद्ध। इनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। बात समझे आप? मैंने कह दिया सूर्य पूर्व से उगता है तो उगता है, ऐसी वाली बात है। लेकिन ये जो होते हैं ना एक्सियोम और पोस्टुलेट, ये गणित से संबंधित ज़्यादा होते हैं, इनमें मैथमेटिकल चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ठीक है। एक्सियोम में ऐसा होता है कि उनको आप गणित से बाहर भी यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन पोस्टुलेट जो होता है ना वो स्ट्रिक्टली ज्योमेट्री के लिए होता है। पोस्टुलेट को आप कहीं और यूज़ नहीं कर सकते हो, केवल ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति में पोस्टुलेट यानी कि अभिधारणा का प्रयोग होता है। ये जो अभिग्रहित होते हैं ना, ये गणित में और चीज़ें भी तो होती हैं, जैसे कि आप अरिथमेटिक पढ़ते हो, अलजेब्रा पढ़ते हो, वहाँ भी यूज़ हो सकते हैं ये,
है ना, और डेली लाइफ में भी यूज़ हो सकते हैं। अभी आपको बताते हैं, अभी समझाते हैं ना। तो एक्सियोम वो चीज़ होती है, पोस्टुलेट केवल ज्योमेट्री के लिए होती है, दोनों ही सेल्फ स्टेटेड स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि स्वयं सिद्ध वाक्य, स्वयं सिद्ध कथन है। सॉरी, देखो मैंने गलत बोल दिया, स्वयं सिद्ध कथन है, वाक्य नहीं है, कथन है। ठीक है, अब आते हैं थ्योरम। थ्योरम को बच्चों हमें प्रूव करना पड़ता है, आपको पता है, ये थ्योरम प्रूव करो, है ना, होता है ना, प्रमेय सिद्ध करो। तो थ्योरम्स को प्रूव करना पड़ता है, और इसको प्रूव करने के लिए एक्सियोम और पोस्टुलेट का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए। ठीक है, थ्योरम से एक छोटी थ्योरम निकल आती है, उसको उपप्रमेय कह देते हैं, कोरोलरी। जैसे कि मैंने बताया आपको कि किसी ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 180 होता है, आपको पता है ना, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। ठीक, अब मैं आपको दूसरा बात बोल रही हूँ, दूसरा स्टेटमेंट बोल रही हूँ कि जो इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है, समबाहु त्रिभुज, इसके तीनों कोण 60 60 60 होते हैं। ये भी आप जानते हैं, आपने 8th क्लास में पढ़ा है ना। किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, और अगर तीनों साइड्स इक्वल हो, इक्विलैटरल यानी समबाहु त्रिभुज हो, तो उसका प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है। यह हो गई प्रमेय। अब उपप्रमेय क्या है? उपप्रमेय ये है कि अगर दो कोण 60 के हैं तो वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, यानी कि तीसरे को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 120। 180 में से 120 माइनस किया तो कितना आ गया? 60, है ना। तो प्रमेय कहती है तीनों 60 के होते हैं, कोरोलरी कहती है कि अगर दो 60 के हैं तो भी चलेगा, क्योंकि कोरोलरी को पता है कि अगर ये दो 60 है तो तीसरा तो अपने आप 60 होगा। ऐसे मतलब मेन थ्योरम में से कुछ छोटा पोर्शन ले लो, उसको हम कोरोलरी कह देते हैं। गॉट इट। तो ये आपकी ये कहानी खत्म होती है, यहाँ पे आ गई समझ में बात। यूक्लिड ज्योमेट्री ज़्यादातर कहानी ही है। अब आ गए हम एक्सियोम्स पर। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपसे पूछूंगी एक्सियोम 1 कौन सा होता है, एक्सियोम 2, ऐसे याद कर लो, 1 2 के नाम से याद करना। ठीक है, पहला एक्सियोम, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, देखो एक लड़का है राजू, उसकी उम्र है 15 वर्ष, ऐसा है। ठीक है, एक लड़का आ गया सुनील, उसकी एज राजू की एज के बराबर है। ठीक, एक लड़का आ गया राहुल, ठीक है, इसकी एज भी राजू की एज, ये राजू है, ठीक है, इसकी एज भी राजू के एज के इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों बराबर हुए। राजू 15 साल का है, सुनील राजू के बराबर है, राहुल भी राजू के बराबर है, इसका मतलब सुनील और राहुल भी आपस में बराबर हुए। ऐसे समझ लो, x जो है वो y के इक्वल है, z भी y के इक्वल है, इसका मतलब x और z आपस में इक्वल हो गए। एक्स वाई के इक्वल, जेड भी वाई के इक्वल, एक्स और जेड आपस में इक्वल। हमने पूछा भी नहीं कि राहुल और सुनील की उम्र कितनी है, हमने नहीं पूछा कि इनकी एज कितनी है, हमें तो बस ये पता चला कि ये भी राजू के इक्वल है, ये भी राजू के इक्वल है, हमने कह दिया ये दोनों इक्वल होंगे, ये 15 का इसका तो ये भी 15-15 के होंगे। ऐसा समझ गए ना। तो पहला एक्सियोम समझ में आया, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। याद हो गया। नाउ सेकेंड, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। If equals are added to equals, the wholes are equal. ओके, जैसे कि एक तराजू है बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक तराजू है, ठीक है, दोनों में एक एक किलो, एक में 1 किलो आलू रखे हैं, एक में 1 किलो टमाटर रखे हैं, तो तराजू तो बराबर बिल्कुल बैठा हुआ है, ऐसे पकड़ के बैठे हो आप, एकदम बराबर दिखा रहा है ना। अब दोनों में आपने एक बिस्किट का पैकेट रख दिया, एक एक बिस्किट का पैकेट सेम 200 ग्राम का, तो क्या कुछ चेंज आया? कोई नीचे हुआ तराजू का पलटा? नहीं हुआ ना। पहले 1-1 किलो थे, अब 1 किलो 200 ग्राम हो गए, दोनों बराबर रहे। यानी कि बराबर चीज़ों में कोई बराबर चीज़ें ऐड कर दी जाए तो जो आउटपुट आता है, जो सामने आपके आता है, वो भी बराबर होता है। जैसे कि पहले 1000 ग्राम था,
दोनों में, जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, 1 किलो, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000, है ना। तो दोनों में 1000 ग्राम था। अब मैंने दोनों में 200 ग्राम वाला बिस्किट का पैकेट रख दिया, तो दोनों में कितना हो गया? 1200 ग्राम हो गया ना। तो कोई चेंज नहीं आया, है ना। ये है आपका एक्सियोम नंबर 2। यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। याद हो रहा है ना। तो आपको नंबर वाइज याद करना है, ठीक है। थर्ड ऐसे ही है, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। इसको आप ऐसे ले लो, दो लड़के थे, एक सेकेंड, दो लड़के थे, एक का नाम था रमेश, एक का नाम था सुरेश। ठीक, दोनों के पास 10-10 के 10 नोट थे। इसके पास भी 10 नोट है, इसके पास भी 10 नोट है। अब मैंने इससे भी 2 नोट ले लिए, इससे भी 2 नोट ले लिए, तो इसके पास कितने रह गए? 8। इसके पास भी कितने रह गए? 8। कहने का मतलब है कि दो बराबर चीज़ों में से दो बराबर चीज़ें माइनस कर दी जाए तो जो रिमाइंडर्स होते हैं ना, शेषफल, वो भी बराबर होते हैं। तो इक्वल चीज़ों में इक्वल जोड़ा जाए तो भी जो आता है वो बराबर आता है। इक्वल चीज़ों में से इक्वल चीज़ घटा दी जाए तो भी। आप कहोगे मैम ये क्या है, ये तो हमको पता है ना, ऐसा तो होता ही है। हाँ हाँ होता है, यही तो हुआ। बारबेलोना और ये यूनान और भारत और अफगानिस्तान में जो है ना, बहुत ज़्यादा ज्योमेट्री का प्रादुर्भाव हुआ था, लेकिन वो लोग उस चीज़ को बांध नहीं पाए। उनको भी ऐसे, जैसे आप सोच रहे हो हमको तो पता है, ऐसे उनको भी लग रहा था हमको तो पता है। उन्होंने उस चीज़ को बांधा नहीं। ये काम किया किसने? यूक्लिड ने। उन्होंने इस चीज़ को बांधा, वो अब हम सीख रहे हैं ना। उनको उन्होंने नाम दे दिया एक्सियोम। गॉट इट। अब किसको नहीं पता, ये वाली बातें सबको पता है, लेकिन उन्होंने उसका नाम रख दिया एक्सियोम। अब आप उसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 याद रखो, ठीक है। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है याद रखना, लेकिन आपको मैं बोल रही हूँ, आपको हेल्प होगी इसलिए याद रखो। तो ये तीसरा हो गया, आपको समझ में आ गया। अब आते हैं एक्सियोम नंबर 4। जो वस्तुएं वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। थिंग्स विच coincides with one another are equal to one another। एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर बिल्कुल पूरी तरह से आ जाए, मतलब नीचे वाली चीज़ झाके भी नहीं और ऊपर वाली चीज़ बड़ी भी ना हो। ऐसी अगर दो चीज़ें हों उन्हें हम कह देते हैं इक्वल, ठीक है। जैसे कि मेरे हाथ, ये एक मेरा हाथ है, ये दूसरा हाथ है, ये इसके ऊपर आ गया, है ना, आ गया ना, तो मैं बोलूँगी मेरे हाथ बराबर हैं, ठीक है। एक चीज़ दूसरे चीज़ को कवर कर लेती है। देखिए मेरे सामने ये 2 बिस्किट पड़े हैं, ये एक बिस्किट ने दूसरे बिस्किट को पूरी तरह से कवर कर लिया, तो बोलेंगे इस बिस्किट का एरिया और इस बिस्किट का एरिया इक्वल है, या सीधे से बोल देंगे बिस्किट्स इक्वल है, ठीक है। तो वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। मैं 2 बार बोल रही हूँ हर चीज़ को, है ना। थिंग्स विच कोइंसाइड्स विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। अब आते हैं एक्सियोम 5 पर। उन्होंने तो बहुत सारे एक्सियोम बनाए हैं, अपनी बुक में केवल 7 दिए हैं, ठीक है ना, केवल 7। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि उनको लाइन से याद कर लो। अब आ जाओ एक्सियोम 5 पर। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ठीक है। अब ये मैंने यही वाले बिस्किट्स दोबारा ले लिए, ठीक है। ये पूरा बिस्किट है, हाँ, इसको मैंने तोड़ दिया। कौन सा बड़ा है, ये पूरा बड़ा है कि आधा बड़ा है, बताओ। कोई भी बता देगा ना, छोटा बच्चा भी उसको ये दोगे ये तो कहेगा नहीं मुझे ये चाहिए, उसको पता है ये बड़ा है। 6 महीने के बच्चा भी गणित जानता है, आपको पता है। देखे देखना, वो कहेगा नहीं मुझे बड़ा वाला चाहिए। तो ये छोटा है ये बड़ा है, समझ में आया। जो पूरी चीज होती है ना वो अपने पार्ट से हमेशा बड़ी होती है, एकदम सिंपल सी चीज है, समझ गए आप। चलिए, तो पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। नाउ एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। ये भी कितनी सिंपल सी चीज है कि एक ही वस्तुओं के दुगने, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब मान लो एक लड़की है रेशमा,
ठीक, उसकी उम्र है 12 साल, समझ गए। एक लड़की है रिया और एक लड़की है सिया, ठीक है। रिया भी इसकी डबल है, रिया रेशमा की डबल है एज में, और सिया भी रेशमा की डबल है। इसका मतलब रिया और सिया आपस में इक्वल होंगी, एक ही चीज की डबल है दोनों। ये भी रेशमा की एज की डबल है, ये भी, तो ये इक्वल वाले जैसा हुआ कि नहीं हुआ। ये बोल तो रहे थे ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल, तो दोनों इक्वल होंगे। ऐसे ही यहाँ पर है कि ये इसकी डबल है, ये भी इसकी डबल है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगी। तो आपको एग्जाम नंबर 6 याद आया, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। इसके बाद इसका जस्ट उल्टा, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। गॉट इट? आपको आई ना बात समझ में? अब जो मैंने इसके लिए डबल के लिए बताया है, आप इक्वल के हाफ के लिए कर लो, है ना। ये रेशमा के लिए मैंने रिया सिया ले ली, यहाँ सुनीता अनीता ले लो। अब सुनीता भी रेशमा की आधी है, ये सुनीता रेशमा की आधी है, और अनीता भी रेशमा की आधी है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया था बच्चों, यहाँ पर डबल मेहनत करके कुछ लिखा भी था, पहले मैं उसको पढ़ दूं फिर मैं आगे बढ़ूंगी। हाँ, एक बिंदु वह होता है जिसका कोई भाग नहीं होता, यह है ना अनडिफाइंड टर्म्स है ना। अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, याद रखना, ठीक है। इसके कोई टुकड़े, सोचो ना, बिंदु का टुकड़ा, आधा बिंदु या आधा बिंदु या ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, बिंदु बिंदु एक ही होता, उसकी कोई पार्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक रेखा क्या होती है? एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है, यानी कि अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, ठीक है। लेंथ तो होती है लेकिन ब्रेथ नहीं होती। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। सिंपल सी बात है कि लाइन जो है वो बिंदुओं से मिलकर बनी है, वो बिंदु जो एक सीधे तरीके से खड़े हुए हैं, ये मतलब है इसका। एक सरल रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित है, लाइज विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। अब आते हैं पृष्ठ। पृष्ठ को क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था सरफेस, नहीं अभी नहीं बताया, पृष्ठ नहीं बताया, पृष्ठ होता है सरफेस, ठीक है। पृष्ठ क्या होता है बच्चों? सरफेस, अभी बताते हैं। एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, इसको हम प्लेन भी कह देते हैं। प्लेन पृष्ठ जो है ना वो प्लेन है एक तरह से। अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं इस बुक से बच्चों। ये देखो, ये दिख रहा है, हाँ, ये सरफेस है, ये इस बुक की एक सरफेस है। इस बुक की टोटल 6 सरफेस है, एक ये भी सरफेस है ना, एक ये सरफेस है। तो ये जो सरफेस होती है ना, इसकी एक तो लेंथ होती है और एक ब्रेड्थ होती है। गॉट इट? तो सरफेस इसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं, जो इसके एजेस होती है ना वो लाइंस होती है। अभी आपने देखा ना पृष्ठ की जो एजेस थी वो कैसी थी? स्ट्रेट लाइंस थी, ठीक है। ये कुछ डेफिनेशंस थी। इसके बाद बच्चों मैंने एग्जाम यहाँ पर इस तरह से लिखे थे, फर्स्ट वाला लिखा, उसके बाद मैंने सिक्स्थ लिखा। देखो फर्स्ट के बाद मैंने सिक्स्थ वाले को लिख दिया, और सिक्स्थ के बाद सेवेंथ, क्योंकि ये तीनों एक जैसे थे ना। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती हैं। एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं, एक ही वस्तुओं के आधे पर, तीनों एक जैसे है ना। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। लेकिन आप इसको कैसे याद रखना? 1 2 3 के हिसाब से। तो ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सिक्स्थ नंबर पे है, ये सेवेंथ नंबर पे है। लेकिन पहला, छठा और सातवां ये तीनों एक जैसे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा वाला, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, आप दिखेगा, है ना।
वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ठीक है, ये हमारे एक्सियोम की कहानी हो गई समाप्त। अब बढ़ते हैं पॉस्चुलेट पर। पॉस्चुलेट क्या होते हैं? बिल्कुल एक्सियोम जैसे, बस ये इस पक्की बात है कि केवल ज्योमेट्री में यूज होंगे और कहीं नहीं। ठीक है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। यह है बच्चों पॉस्टुलेट 1। याद रख लेना पॉस्टुलेट 1। ठीक है, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ठीक है, दो बिंदु अगर आपके सामने हो, जैसे कि ये मैंने लिया दो बिंदु, एक ये बिंदु एक ये बिंदु। ठीक है, इस बिंदु से इस बिंदु तक एक लाइन खींची जा सकती है। दो पॉइंट्स हो अगर, तो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए आप एक लाइन बना सकते हो। ये देखिए, ये मान लीजिए ये एक पॉइंट है, दिख रहा है ये वाला पॉइंट, देखो ये कील है, नेल है ये कील, लेकिन इसको समझो एक पॉइंट, और एक समझो ये वाला पॉइंट दिखा, दूसरा पॉइंट, दो पॉइंट्स दिख गए। इन दो पॉइंट्स को जोड़ने के लिए क्या हुआ? सिर्फ एक लाइन। ये देखो ये एक पॉइंट है, इसको अगर हम जोड़ रहे हैं एक लाइन की सहायता से, इनको जोड़ रहे हैं, दो पॉइंट्स, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट। समझ में आया? तो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए एक सीधी रेखा खींची जाती है। स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट एंड एनी अदर पॉइंट। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आप कोई रेखा खींच सकते हो, ये बात। ठीक है, पॉस्टुलेट नंबर 1। अब आते हैं पॉस्टुलेट नंबर 2। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। ये टर्मिनेटेड लाइन है, इसके दो एंड पॉइंट्स है ना, जिसके दो अंत बिंदु हैं वो टर्मिनेटेड है, यानी कि काटी गई है बड़ी लाइन में से, वरना लाइन तो अनंत तक जाती है। तो इस पॉस्टुलेट नंबर 2 में कहा जा रहा है कि जो टर्मिनेटेड लाइन होती है ना, इसको अगर आप चाहो तो दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ा सकते हो, ये कह रहे हैं। ठीक है, टर्मिनेटेड लाइन को आप अनंत तक बढ़ा सकते हो। तो एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, हो गया पॉस्टुलेट 2। अब आते हैं पॉस्टुलेट 3 पर। किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कोई बंधन नहीं है कि आपका सेंटर यहीं होना चाहिए, अगर यहाँ ले लोगे तो नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और रेडियस भी कितनी भी ले सकते हो। तो यहाँ आपने लिया सेंटर, ये आपने ली रेडियस। अभी मैं अपना कंपास लेकर नहीं बैठी हूँ, लेकिन आप सभी जानते हैं कि सर्कल कैसे बनता है। तो ये मैंने हाथ से बनाने की कोशिश की। तो ये सेंटर हो गया, थोड़ा सा यहाँ लेना पड़ेगा, ये सेंटर और ये रेडियस, ये केंद्र है, ये त्रिज्या है। ठीक है, तो कहीं पर भी केंद्र ले लो, ये समतल है आपका प्लेन, इसमें कहीं पर भी केंद्र ले लो, कितनी भी त्रिज्या ले लो, एंड यू आर फ्री टू ड्रॉ अ सर्कल। आप एक वृत्त बनाने के लिए आज़ाद हो, किसी भी केंद्र से, किसी भी त्रिज्या से। ये क्या था बच्चों? ये था पॉस्टुलेट नंबर 3। ठीक है, एक बार हम इंटरव्यू देने गए थे तो हमसे पॉस्टुलेट से पूछे थे उन्होंने, और हमने बता दिए थे और हमारा सिलेक्शन हो गया था। तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आते हैं पॉस्टुलेट नंबर 4। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, क्योंकि वो 90 डिग्री के होते हैं ना। मैं बनाऊं या ऑस्ट्रेलिया में बैठकर कोई बच्चा बनाए, दोनों बराबर बनाएंगे, क्योंकि वो भी 90 का नाप के बनाएगा, हम भी। अगर हम कंपास से बनाएं तो किससे भी बनाए, वो 90 का ही होगा। सो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, समझ में आ गया पॉस्टुलेट 4। तो पॉस्टुलेट्स को भी नंबर से याद रखना बच्चों। ठीक है, अब आते हैं सबसे बढ़िया प्यारे से पॉस्टुलेट पर, जो है पॉस्टुलेट नंबर 5। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। इसको मैं पहले इंग्लिश में भी पढ़ दूं। If a straight line falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it
same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles. ये क्या कहना चाहते हैं बच्चों, मैं आपको समझाऊं सिंपल भाषा में। देखो, आप जानते हो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, आप सभी जानते हैं। लो मैं इसी का सहारा ले लेती हूँ। हाँ, पैरेलल लाइंस तो चलो जानते हैं, लेकिन मुझे पैरेलल बनानी नहीं है। ये सीधी बना ली थोड़ी सी, इसको थोड़ा सा टेढ़ा बनाना है मुझे, ऐसे बनाना है, ठीक है, ऐसे बना दिया। ओके, मैंने दो लाइंस बना दी, इनको पैरेलल नहीं बनाना था, ऐसे टेढ़ी सी बना दी, ऐसे, ठीक है। अब दो लाइंस हैं, इनके ऊपर एक और लाइन है, ऐसे ऐसे, दो लाइंस के ऊपर एक और लाइन है। गॉट इट, इतना समझ गए। अब अंतः कोण जानते हैं, इंटीरियर एंगल जो अंदर की तरफ बने, तो एक दो, ये लाइन के एक तरफ ये दो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, है ना। एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। गॉट इट। अब इस लाइन के इस तरफ भी तो बन रहे हैं, इस तरफ कौन कौन से हैं, देखो ये एक, ये ठीक है, और एक ये ऐसे, तो ये भी अंतः कोण है। ये एक रेखा के राइट में बन रहे हैं, इस लाइन के लेफ्ट में, तो एक ही तरफ बन रहे हैं। तो इधर वाले जो बन रहे हैं, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये और ये अधिक कोण है, अधिक कोण दिखता है आपको, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये दोनों का सम 180 से बड़ा हो रहा है। और इधर वाले जो दो बन रहे हैं ना, ये एक्यूट बन रहे हैं, एक्यूट यानी न्यून कोण बन रहे हैं। इन दोनों का सम 180 से कम हो रहा है। तो पोस्टुलेट 5 क्या कहता है, पोस्टुलेट 5 ये कहता है कि अगर दो लाइंस हैं, उनके ऊपर एक तीसरी लाइन आके खड़ी हो गई है या फॉल कर रही है, गिर रही है, उसके जिस तरफ दो एंगल्स का सम 180 से कम होगा, अगर हम इन लाइंस को आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने लगेंगी। गॉट इट, ये है पोस्टुलेट 5। कितना सिंपल है, एक बार यहाँ पर और देखो। इनका कहना है कि दो लाइंस हैं, एक तीसरी लाइन, मैं इसको उल्टा कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, ठीक है। ये दो लाइंस हैं, और ये तीसरी लाइन। अब यहाँ के जो दो एंगल हैं, इनका टोटल 180 से ज़्यादा है। इधर वाले जो दो एंगल हैं, ये वाले, इनका सम 180 से कम नज़र आ रहा है। तो इस पोस्टुलेट का कहना ये है कि अगर तुम इसको बढ़ाओगे ना अनंत तक या थोड़ा आगे तक, तो कहीं ना कहीं ये दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट अवश्य करेंगी। समझ में आ गई मेरी बात। जिधर ज़्यादा है वहाँ तो और दूर होती जाएंगी। ये देखो ना, ये ऐसे चढ़ती जाएगी, ये ऐसे चलती तो और दूर होती जाएंगी। इधर इस तरफ चलोगे तो ये मिलती जाएंगी। थोड़ा मैं इनको ऐसे बना दूँ, ऐसे, इधर जाओगे तो मिलती जाएंगी, इधर कम है इधर ज़्यादा है ना। इधर जाओगे तो मिलती जाएंगी, इधर जाओगे तो दूर होती जाएंगी। ये है बच्चों पोस्टुलेट नंबर 5। गॉट इट। ये देखिए, मैंने यहाँ पर पोस्टुलेट्स भी लिख कर रखे हैं, अगर आप एक नज़र और लगाना चाहें, मारना चाहें तो। गॉट इट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर हम आते हैं एक्सरसाइज 5.1। ओके, ये रही बच्चों एक्सरसाइज 5.1। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। Which of the following statements are true and which are false? Give reasons for your answers. पहला, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। बताइए आपके हिसाब से सही है कि गलत। ये रॉन्ग है। एक पॉइंट से तो अनंत रेखाएं जा सकती है ना। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये आपको मैंने बताए थे दो पॉइंट्स, अब ये एक पॉइंट देखो, इस एक पॉइंट से एक लाइन जा रही है, एक लाइन तो जा रही है, ये मैंने एक और इसके ऊपर रख दी। लो, इसी पॉइंट से एक और चली गई, अब मैंने एक और रख दी, इसी पॉइंट से एक और चली गई, लो मैंने एक और रख दी, इस पॉइंट से एक और चली गई। तो चार तो बच्चों मैंने ही बना दी बैठे बैठे, है ना। चार बना दी कि नहीं बना दी। आप और ले आइए। आपने अगरबत्ती स्टैंड देखा है, एक ही पॉइंट अगर बड़ा है तो उसमें बहुत सारी अगरबत्तियां लग जाती हैं, आपको पता है ये वाली बात, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि दो पॉइंट से होकर एक लाइन जाती है,
लेकिन एक पॉइंट से तो अनंत जा सकती है बाबा। ये देखो ना, ये एक पॉइंट है, ये एक चली गई, फिर एक चली गई, फिर एक चली गई, है ना, फिर एक चली गई, फिर एक चली गई, जितनी चाहे गुजार लो। तो एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट इज फॉल्स। ठीक है, इसका रीजन मैंने लिख कर रखा है। ये कथन असत्य है, ठीक है, फॉल्स है, क्योंकि एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। बिकॉज ये बी खा जाते हैं, ऐसे ऐसे शॉर्टकट भी चलता है, ठीक है। बिकॉज इनफाइनाइट लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ठीक है। सेकेंड, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। बताइए, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। नो, ये भी फॉल्स है, उल्टा बोल रहे हैं। दो बिंदुओं से तो केवल एक ही लाइन जाती है, एक बिंदु से अनंत जाती है। लेकिन अगर दो पॉइंट्स है ना, एक ए है एक बी है, इनसे होकर तो सिर्फ एक ही लाइन जाएगी। तो ये भी असत्य है, फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। यह अभिग्रहित 5.1 का अंतर विरोध कर जाते हैं। बिकॉज ओनली अ सिंगल लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इट कंट्राडिक्ट्स एक्सियोम 5.1। नाउ थर्ड, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली ऑन बोथ द साइड्स। अब आप याद करो ये क्या था, याद करो याद करो याद करो, ये था पोस्टुलेट नंबर 2। ठीक है, उसमें ही तो था कि एक टर्मिनेटेड लाइन है, इधर भी बढ़ा लो इधर भी बढ़ा लो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, सत्य है। क्यों सत्य है, अभिग्रहित 2 द्वारा। पोस्टुलेट 2 नहीं, अभिग्रहित नहीं, अभिधारणा बोलते हैं ना पोस्टुलेट को, जैसे अभिधारणा। ठीक है, तो अभिधारणा 2, अभिधारणा 2 के हिसाब से ये सत्य हो गया। इसके बाद फोर्थ, यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। यस, ट्रू है ये। क्यों, क्योंकि दोनों वृत्त एक दूसरे को अध्यारोपित करते हैं। बिकॉज सर्कल्स कोइंसाइड ईच अदर। एक तरीका और है, आप ये भी लिख सकते हो कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है ना, वो त्रिज्या पे निर्भर करता है। अगर क्षेत्रफल बराबर है, इसका मतलब उनकी त्रिज्या जरूर बराबर होंगी, तभी तो उनका क्षेत्रफल बराबर है। बात को समझो, आ गई ना समझ में। तो हम इसके दो तरह से लिख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, सत्य है। थोड़ा सा यहाँ रखती हूँ, अभी दिखा, हाँ दिखा, सत्य है ये। ठीक है, क्योंकि वृत्त एक दूसरे को अध्यारोपित करते हैं। बिकॉज सर्कल्स कोइंसाइड ईच अदर। आप ये भी लिख सकते हो कि रीजन या एरिया ऑफ द सर्कल डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस, दैट्स वाई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, आकृति में यदि ए बी बराबर पी क्यू दिख रहा है, ए बी और पी क्यू बराबर है, और पी क्यू बराबर एक्स वाई, पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो ए बी और एक्स वाई बराबर होंगी कि नहीं, बिल्कुल होंगी। ये तो हमने फर्स्ट अपना वो पढ़ा था एक्सियोम, याद है फर्स्ट एक्सियोम, उसमें यही तो था कि दो चीज़ें अगर एक ही चीज़ के बराबर होती हैं तो वो आपस में बराबर होती हैं, बताया था, है ना। तो ए बी भी पी क्यू के इक्वल और एक्स वाई भी पी क्यू के इक्वल, इसका मतलब ए बी और एक्स वाई आपस में इक्वल होंगी, है ना। ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। ये क्यों सत्य है, बाय फर्स्ट एक्सियम ऑफ यूक्लिड, यूक्लिड के प्रथम अभिग्रहित द्वारा यह कथन सत्य है। ठीक हो गया, समझ में आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं, और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। बच्चों, मैंने पूरा क्वेश्चन लिख के रख लिया है, क्योंकि जो समझाने में जल्दी हो जाएगा। लिखते बैठती ना तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता। गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर दीज अदर टर्म्स, sorry, are there other terms that need to be defined first? What are they and how might you define them? ठीक है, तो सबसे पहले है समांतर रेखाएं। सबसे पहले उन्होंने पूछी समांतर रेखाएं।
समांतर रेखाएं किसी समतल में बनी ऐसी रेखाएं होती हैं जो कभी नहीं मिलती। आप जानते हैं ना, समांतर रेखा तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जो कॉपी की लाइंस देख रहे हो ये पैरेलल ही तो है, नहीं तो हम लिख थोड़ी पाते। भाई राइटिंग बहुत खराब आ जाती है अगर ये पैरेलल नहीं होती तो समांतर रेखाएं किसी समतल में बनी ऐसी रेखाएं होती हैं जो कभी नहीं मिलती तथा इनकी आपस की दूरी एक समान रहती है, अर्थात कभी नहीं बदलती। Parallel lines are the lines in a plane which do not meet and the distance between them remains constant। ठीक है, अब तुमने परिभाषा तो पढ़ ली। इसमें कुछ शब्द ऐसे भी आए जो हमको पहले नहीं आते थे, जैसे कि समतल, ये कैसा है, ये अनडिफाइंड है, इसको छोड़ देंगे। रेखाएं, पता है ना, ये भी अनडिफाइंड है यानी कि अपरिभाषित है। और दूरी, दूरी आ गई एक चीज़, है ना। तो ये 3 शब्द उन्होंने पूछा है कि कुछ शब्द हैं जिनको आप परिभाषित करना चाहोगे, तो समतल है, रेखाएं हैं और दूरी है। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो। समतल की डेफिनेशन हम आपको बता चुके हैं, है ना। समतल की परिभाषा आप लिख देना। समतल वह होता है, ऐसे लिख देना, समतल वह होता है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है और इसमें बहुत सारी रेखाएं होती हैं, ऐसे। ठीक है, रेखा क्या होती है, चौड़ाई रहित लंबाई, है ना, ब्रेथलेस लेंथ। समतल को क्या लिख दोगे, इट हैज 2 डायमेंशंस, लेंथ एंड ब्रेथ, एंड इट कंटेन्स ऑल लाइंस। ठीक है, तो ये हो गया। डिस्टेंस को कैसे नापोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन बिटवीन 2 थिंग्स या 2 पॉइंट्स या 2 लाइंस इज नोन इट्स डिस्टेंस। ठीक है, 2 बिंदुओं या 2 रेखाओं या 2 वस्तुओं के बीच अगर लंब खींचा जाए, अब लंब आ गया। अब परपेंडिकुलर को कैसे डिफाइन करेंगे बाबा, 90 डिग्री का कोण, तो ये भी लिख देना। अगर 90 डिग्री का कोण बनाया जाए तो वो उनके बीच की दूरी कहलाती है। ठीक है, अब आ गया पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस हो गया, चलो ये रहा पैरेलल लाइंस, तो ये मैंने बना के भी दिखा दी, एल और एम। ये देख लो, ये एल है, ये एम है, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, अब आ गई लंब रेखाएं। 2 रेखाएं लंब रेखाएं कहलाती हैं यदि वे प्रतिच्छेद करें और समकोण बनाएं। ठीक है, a line is said to be perpendicular to another line if the 2 lines intersect at a right angle। 1 मिनट, ये 2 बार लिख दिया, if the 2 lines, ये शब्द 2 बार लिख दिया। ठीक है, a line is said to be perpendicular to another line if the 2 lines intersect at a right angle। एक लाइन दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर कब कहलाती है, जब वो इंटरसेक्ट भी करे, ठीक है, और 90 डिग्री का कोण भी बनाए। अब बताओ इसमें कौन कौन सी आ गई चीज़ें, प्रतिच्छेद। इसमें नया शब्द क्या आ गया, इंटरसेक्ट। नया शब्द आ गया इंटरसेक्ट, है ना। इंटरसेक्ट को हम कैसे लिखेंगे, जब 2 रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो। ठीक है, इफ 2 लाइन्स हैव 1 कॉमन पॉइंट, if 2 lines have 1 common point that means they are intersecting lines। ठीक है, अगर 2 बिंदुओं में 2 रेखाओं पर कोई बिंदु, जैसे कि एक रेखा है P, एक रेखा है Q, ये जो O बिंदु है ये P पर भी है और Q पर भी है, इन दोनों पर एक ही पॉइंट है अगर, तो ये लाइंस कैसी कहलाती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं। समकोण क्या होता है, 90 डिग्री का। अब उससे भी पहले ये बताओ कि एंगल क्या होता है। समकोण तो छोड़ो, सबसे पहले तो कोण बताओ, क्या होता है कोण। मैं बताऊं बोलकर, आप मेरी बात सुनकर लिख लेना कि 2 किरणें हैं, एक किरण ये है, ठीक है, एक किरण ये है, 2 किरणें हैं। 2 किरणों का प्रारंभिक बिंदु अगर एक ही हो, यानी कि सोर्स, तो इफ 2 रेज हैव सेम इनिशियल पॉइंट, ठीक है, 2 किरणों का अगर प्रारंभिक बिंदु एक ही हो तो उनके बीच की दूरी कोण कहलाती है, या मेजरमेंट, इन दोनों के बीच का जो नाप होता है वो कोण कहलाता है। हालांकि ये डेफिनेशन बड़ी क्लासेस में फेल हो जाती है, बड़ी क्लासेस में तो रे को रोटेट कराते हैं। खैर छोड़ो, अभी आप इतना सीख लो। ठीक है, अगर 2 रेज हो और उनका एक ही कॉमन पॉइंट हो, एक इनिशियल पॉइंट सेम हो, तो वहाँ पर कुछ जो मेजरमेंट होता है ना उनके बीच का, उसको हम एंगल कहते हैं। ठीक, इसके बाद थर्ड है रेखाखंड। रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट। रेखाखंड एक रेखा का वह हिस्सा होता है जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज 2 एंड पॉइंट्स। ठीक है, ये 2 अंत बिंदु हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आ गई,
इसमें एक तो बिंदु आ गया या अंत बिंदु कह लो, हाँ, और हिस्सा, हिस्सा ये कुछ नई चीजें आ गई, पार्ट। ठीक है, पार्ट क्या होगा, अगर हम किसी चीज को काट लें, किसी चीज के टुकड़ा कर दें, वो उसका पार्ट होगा, पोर्शन होगा, हिस्सा होगा। अगर हम किसी बड़ी चीज में से एक छोटी चीज को काट लेते हैं तो वो उसका हिस्सा बन जाती है। तो ये बड़ी लाइन थी, एक कोई बड़ी सी लाइन थी, उसमें से हमने एक हिस्सा काट लिया, उसको हमने ये एंड पॉइंट्स बना लिए। इसको हम रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसके बाद बच्चों आ गया वृत्त की त्रिज्या। केंद्र और वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ द सर्कमफरेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इस टाइप से कोई सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, केंद्र से परिधि, ये इसकी सर्कमफरेंस है, पेरीमीटर। इसमें कोई भी पॉइंट ले लो, पी क्यू आर एस कोई भी ले लो, ये केंद्र है। तो ये जो ओपी है ना, ये रेडियस कहलाती है, आप जानते हो, है ना। तो वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को यहाँ से मिला लो, यहाँ से मिला लो, यहाँ मिला लो, कहीं भी मिला लो, ठीक है ना। जैसे कि ये रहा सर्कल, है ना, ये रेडियस है उसकी, दिख गई आपको, ये सेंटर, ये वो, ठीक है। तो इस तरह से रेडियस कहलाती है। अब आता है बच्चों वर्ग। अच्छा, इसमें कोई पॉइंट आए, इसमें आया केंद्र आया, है ना, परिधि आया, फिर वृत्त आया, बिंदु आया, दूरी आया, बाबा रे बहुत सारे आए। इसमें तो डिफाइन अपन कर लेंगे क्योंकि हमें आता है ये सब, है ना, आपको पहले से आता है। वर्ग, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों और चारों कोण समकोण हों तो उस चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। ठीक है, इफ अ क्वाड्रिलेटरल हैज ऑल फोर साइड्स इक्वल एंड ऑल फोर एंगल्स राइट एंगल्स देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ स्क्वायर, है ना। एक चतुर्भुज है, चार भुजाएं हैं, है ना, इसकी चारों भुजाएं बराबर है, देखो ए बी, बी सी, सी डी, डी, ये सब बराबर है। और ये जो चार एंगल है ना, ए बी सी डी, ये चारों कितने कितने के हैं, 90 के, ठीक है। तो ऐसी कोई आकृति होती है ना, उसे हम वर्ग यानी कि स्क्वायर कहते हैं। अब इसमें कौन सी नई चीज आ गई, चतुर्भुज, है ना, क्वाड्रिलेटरल। बहुत देर से मैंने कुछ लिखा नहीं है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, चतुर्भुज, ठीक है, चार भुजाओं से बनी एक बंद आकृति, ठीक है। इंग्लिश वाले लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय, यहाँ लिख दो, बाउंडेड बाय फोर साइड्स इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल। अब आप चाहो तो स्क्वायर के दर्शन भी कर लो, कुछ नया नहीं है। आपको तो अजीब लगेगा कि मैम ये क्या छोटी छोटी चीज़ें दिखा रही हैं। ये देखो ना, ये स्क्वायर है ना, हम अपने मैथ्स लैब से लेकर आए आपको दिखाने के लिए, तो देख लो बाबा, ये देखो, ये स्क्वायर है, दिख रहा है ना। इसके चारों साइड्स भी इक्वल हैं, चारों एंगल्स भी इक्वल हैं, और डायगोनल्स में भी बहुत कुछ सिखाने के लिए है, लेकिन अभी वो आपके लिए नया होगा, नया तो नहीं होगा, आउट ऑफ चैप्टर होगा, है ना। तो अभी इस वीडियो में बच्चों इतना ही करते हैं। आपको समझ में आई होगी बहुत सारी चीज़ें, और नहीं आई तो इस वीडियो को दोबारा देखना, एक्सियोम पोस्टुलेट को नंबर वाइज याद करना, ठीक है, आपको हेल्प करेगा। गॉट इट। खुश रहो बच्चों, गॉड ब्लेस यू, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मज़े करो, लेकिन साथ में पढ़ाई भी करो। जय हिंद।